इसमें आपको फूड एलर्जी भी पॉजिटिव मिल रही होती है, लाइक पीनट्स, मिल्क, एग, ये सारे जो फूड्स होते हैं ये भी इस जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस है इसकी एक एग्जिबरेटिंग फैक्टर्स में आ जाते हैं। उसके बाद ये प्रेराइटिस यानी सिवियर इचिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इस पार्ट में आपको ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, इसका ट्राइड की AAA, देन पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, पॉजिटिव फूड एलर्जी, टाइप 2 IgE मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, फैक्टर्स लीडिंग टू एक्सरबेशन ऑफ द डर्मेटाइटिस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस को इंक्रीज कर देते हैं, उसको वर्सन कर सकते हैं। इन्फेक्शन हो जाए, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से स्किन इरिटेशन हो, इचिनेस हो, पेशेंट सिवियर इचिंग कर रहा उसकी वजह से, इनॉक्यूलेशन, हाउस डस्ट माइट, फूड, क्लाइमेट, स्वेटिंग का इंक्रीज होना, स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये डर्मेटाइटिस को इंक्रीज कर सकते हैं। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो इसके 2 पॉइंट्स ही आपने याद रखने हैं। नंबर 1 इज एपिडर्मल बैरियर का डिफेक्ट हो जाना, स्किन बैरियर का रप्चर हो जाना, दैट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फिलेग्रिन जीन। फिलेग्रिन जीन डिफेक्ट इज रिलेटेड टू द एटॉपिक डर्मेटाइटिस। नंबर 2 इम्यून डिसरेगुलेशन के जो हमारे पास लिम्फोसाइटिक सेल्स हैं, टी हेल्पर 2 सेल्स हैं, TH17 सेल्स हैं, उनके नंबर्स को इंक्रीज हो जाना, यानी इम्यून डिसरेगुलेशन एंड फिलेग्रिन जीन डिफेक्ट आर द 2 पैथोलॉजिकल फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टुवर्ड्स द एटॉपिक डर्मेटाइटिस। देन साइट ऑफ एक्जिमा, बेसिकली एक्जिमा किसी भी एज को अफेक्ट कर सकता है, आइदर इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे साइट लिखी हुई है, मोस्टली वो साइड्स होती है जैसे कि जहाँ पे क्रीजेस मिल रही होती है, स्किन फोल्ड्स मिल रहे होते हैं। इन्फेंट्स में स्कैल्प, फेस, आर्म्स एंड लेग्स। स्कैल्प, फेस, आर्म्स एंड लेग्स आर द साइट इन इन्फेंट्स। बच्चों में कहाँ पर होती है? दैट आर द क्रीसेस ऑफ द एल्बो, नी, नेक, रिस्ट एंड बिटवीन द ब्यूटॉक्स। एडल्ट्स की बात की जाए तो दैट इज द इनर क्रीसेस ऑफ द एल्बो, नीज, हैंड, नेप ऑफ द नेक। मतलब चिल्ड्रंस और एडल्ट में तो समहाउ दोज एरियाज ऑफ द स्किन जहाँ पे क्रीजेस हैं, स्किन फोल्ड्स हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इन्फेंट्स में स्कैल्प, फेस एंड आर्म, ये साइट इन्वॉल्व हो रही होती हैं। जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस होती है वो इंटेंसली इची होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्रेराइटिस इज इट्स करेक्टरिस्टिक फीचर वन ऑफ। जैसे जो इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, जब वो इससे अफेक्ट हो रहे होते हैं तो वो भी सिवियर इचिंग कर रहे होते हैं खुद को, एंड साथ ही साथ उनकी जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हुआ होगा, जिसकी वजह से पेशेंट और फैमिली दोनों ही डिस्टर्ब हो रही होंगी। और फीडिंग बच्चों में जो खास तौर पे कंप्लेन होती है, उनको इतनी इचीनेस हो रही होती है कि पुअर फीडिंग हो जाती है उनमें और इरिटेबल होते हैं वो बच्चे। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक। आपने इसके सिम्टम में याद रखना है इचीनेस, ठीक है। देन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो कि एक्जिमा हर्पेटिकम होता है, हार्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV इन्फेक्शन हो सकता है ऑन टू द एक्जिमेटस स्किन। और ये मोस्टली एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशन है ऑफ द एटॉपिक डर्मेटाइटिस वो एक्जिमा हर्पेटिकम ही है। मैंने आपको HSV इन्फेक्शन में भी पढ़ाया था जब एक्जिमा हर्पेटिकम, तो वहाँ भी बताया था कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनकी स्किन लीजन्स पे ये सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन करवाता है। साइट की बात की जाए तो फेस और नेक का रीजन, मैंने यहाँ पे जितना भी बताया उसमें नेक का रीजन सबसे कॉमन था, हर किसी में वो नेक इन्वॉल्व कर रहा था, सो दैट इज दैट फेस और नेक रीजन इन्वॉल्व करता है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है, इसमें वेजिकल्स बन जाते हैं, वेजिकुलर लीजन्स बनती हैं, उनकी रप्चर हो जाती है, पंच्ड आउट अल्सरेशंस की तरह वो बन जाते हैं। और कहाँ पे? फेस में भी, आइज़ के अराउंड और नेक की तरफ ये एक्जिमा हर्पेटिकम आपको मिल रहा होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की जो ट्रीटमेंट होती है वो क्या होती है? एसाइक्लोविर होती है। देन अब वापस आ जाते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन की बात कर ली, अब बात करते हैं टॉपिक डर्मेटाइटिस को डायग्नोज कैसे किया जाएगा। फुल डिटेल हिस्ट्री होगी पेशेंट की, देन वी हैव IgE लेवल्स करवाए जाएंगे तो वो इंक्रीज मिलेगा। इसके अलावा इसकी डायग्नोसिस जो होती है ना, उसके कुछ खास फीचर्स होते हैं जो कि आपको हिस्ट्री पर ही मिल जाते हैं, वो जो होता है ना वो आपको कंफर्म करवा रहे होते हैं डायग्नोसिस। वो क्राइटेरिया जो होता है वो डैट इज़ नोन एज हैनफिन-रेच का क्राइटेरिया, ये क्या 5 पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा होता है कि जो आपने पेशेंट की हिस्ट्री ली और आपको ये 5 पॉइंट्स मिले तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये टॉपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। सो दैट इज़ प्रेराइटिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कि बेसिकली प्रेराइटिस हो रहा होगा पेशेंट को, बहुत सिवियर इचिंग होगी। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर इन्फेंट भी है ना तो वो भी सिवियरली स्क्रैच कर रहा होगा अपनी स्किन को। देन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के हाइपर केराटोटिक मिल रही होगी स्किन, और डर्मिस में यूजिनोफिल्स की इन्फिल्ट्रेशन मिल रही होगी। इसके अलावा जो है आपको वेसिकल्स फॉर्मेशन मिल रहे होंगे। तो टिपिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन फ्लेक्सुरल लाइकेनिफिकेशन इन एडल्ट्स, फ्लेक्सुरल साइट यानी जो क्रीसेस ऑफ द एल्बो है, नीज है, वो नेप ऑफ द नेक जो है, ये वाली साइट्स का इन्वॉल्व होना, वहाँ पे थिकनिंग ऑफ द स्किन हो जाना। क्रॉनिक रिलैप्सिंग डर्मेटाइटिस, देन पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री मिलना, ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री
पहले आपको हो चुका है या आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये डिजीज़ है या किसी को ये मसला है, और साथ ही साथ जब एटॉपिक ट्राइड भी आपको मिल जाए कि उसको सिर्फ इचीनेस नहीं है बल्कि साथ में एस्थमाटिक भी है वो पेशेंट, या फिर उसको एलर्जिक राइनाइटिस हुआ है। सो दीज ऑल आर द क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द एटॉपिक डर्मेटाइटिस। मैनेजमेंट की बात की जाए तो अगर जेनेटिक है यानी फ्लेग्रेंट जीन डिफेक्ट है, सो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। अगर इन्वायरमेंटल कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, लाइक स्ट्रेस है, कोई फूड एलर्जी है, हाउस डस्ट माइट्स हैं, और या एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर आइदर कोल्ड या हॉट, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, उन ट्रिगर्स को रिमूव करें आप। नेक्स्ट वी हैव इमोलियंट्स, मॉइस्चराइजर देना ताकि बैरियर फंक्शन को रिस्टोर किया जा सके और इचिंग को रिड्यूस किया जा सके। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स में टेक्रोलीमस दिया जा सकता है जो कि माइल्ड एक्जिमा को प्रिवेंट करेगा। लोकलाइज्ड कंडीशन है, बिल्कुल जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ यहाँ पर हुआ हुआ है, हाथ की एक ही साइड पर हुआ हुआ है, सो उसमें आप दे सकते हैं टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक। स्टेरॉइड्स भी दी जा सकते हैं, एंटीबायोटिक भी दी जा सकते हैं, और इन कॉम्बिनेशन भी ये ड्रग्स अवेलेबल होती हैं। सिवियर डिजीज़ है, सिस्टमिक फिर आपने अप्रोच करनी है फॉर द ट्रीटमेंट, आपने ओरल एंटीबायोटिक, ओरल स्टेरॉइड्स देने हैं, ठीक है। अगर लोकलाइज्ड है, सिर्फ एक ही साइड इन्वॉल्व हुई है, तो उसमें तो आपने स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक टॉपिकली दे दी। अगर सिस्टमिक है तो आपने इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देना है, एज़ोथायोप्रिन एंड ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है। अब एटॉपिक डर्मेटाइटिस के लिए स्पेशल एक न्यूअर ट्रीटमेंट आई हुई है, एक बायोलॉजिकल न्यूअर ट्रीटमेंट ऑफ द एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, जिसके बारे में यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी ही डिटेल बताई हुई है, बुक में भी इतनी सी ही थी, सो याद कर लेंगे। ड्रग्स पूछी जा सकती हैं। ड्यूपिल्यूमैब जो कि ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंटरल्यूकिन 4 अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इंटरल्यूकिन 4 अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट क्यों दे रहे हैं हम, बेसिकली इम्यून सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही होती है, इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड डिजीज़ है, सो इसलिए हम देंगे ये एंटीबॉडी जो कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस अगर सिवियर है इन एडल्ट उसको ट्रीट करता है। देन वी हैव निमोलिज्यूमैब जो कि इंटरल्यूकिन 31 का एंटागोनिस्ट है, जो कि मॉडरेट टू सीवियर एटॉपिक डर्मेटाइटिस में दिया जा सकता है। देन वी हैव टोफासिटिनेब दैट इज अ जैक काइनेज इनहिबिटर, एंड एट द एंड वी हैव एप्रीमाइलाज दैट इज द पीडीई प्रोस्टाग्लैंडिन E4 इनहिबिटर है, जो कि सोरियासिस में भी यूज़ होता है। तो जो हमारे पास एप्रीमाइलास्ट होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन E4 इनहिबिटर है, जो एक्जिमा में भी आप ट्रीटमेंट में दे रहे होते हैं और सोरियासिस में भी दे रहे होते हैं। तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस मैंने डिटेल बताया क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशन डायग्नोसिस सब एक साथ यहाँ पे बताइए। फर्दर एंडोजीनस एक्जिमा में कौन कौन से आ जाते हैं वो भी पढ़ते हैं हम। सो वी हैव पैटेरियासिस एल्बा। ये जो पैटेरियासिस एल्बा है दैट्स इज अ वेरिएंट ऑफ एटॉपिक एक्जिमा, बच्चों का इफेक्ट कर रहा होता है, 3 to 16 ईयर्स के बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा होता है फेस में। बेसिकली अगर जो फेस है उसकी जो पिगमेंटेशन है उससे ये जो एल्बा वाली साइड्स होती है ना वो लाइटली पिगमेंट हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये ब्राउन स्किन है तो यहाँ पर बीच में एक वाइट स्पॉट की तरह जो है ये लाइट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन वाली सीन हो जाती है, तो हाइपो पिगमेंटेड रीजन नज़र आती है, दैट आर द पेल पैचेस। देन वी हैव जुवेनाइल प्लांटर डर्मेटोसिस, दैट अगेन जुवेनाइल से आपको क्या पता चला, कॉमन है बच्चों में। प्लांटर से साइड पता चल गई, फुट की प्लांटर सरफेस। डर्मेटोसिस बेसिकली जो स्किन है वो क्रैकल्ड स्केली हो जाती है। इसमें बस इतना भी याद रह जाए बहुत है कि जुवेनाइल प्लांटर डर्मेटोसिस बच्चों में हो रहा है, प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट का अफेक्ट कर रहा है, जिसमें ड्राई क्रैकल्ड स्केली स्किन मिल रही होती है आपको। देन वी हैव कि इसमें रेडनेस है, सोर्सनेस है ऑन द प्लांटर सरफेस, जो कि शाइनी ग्लेज्ड क्रैकल्ड ड्राई स्कीली स्किन की तरह अपेयर होगा। एस्टियोटिक एक्जिमा की बात की जाए, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्जिमा क्रैक्यूले। ये एल्डर्स का अफेक्ट कर रहा होता है, एल्डर पीपल को। इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो लैग्स होते हैं, इसके अलावा आर्म्स और हैंड्स को भी अफेक्ट कर सकता है। विंटर और ड्राई सीजन में ये अफेक्ट कर रहा होता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से याद रखना है कि एस्टियोटिक एक्जिमा दैट इज एक्जिमा क्रैक्यूलाई give a distinguishing pattern of crazy paving appearance that is also known as river bed appearance। इसकी मैं अभी आपको पिक्चर भी शो हो जाएगी, उसमें क्या होगा, बीच में ना एक डायमंड शेप करके आपको एक पील से एरिया मिल रहा होगा, एक सेपरेटेड एरिया मिल रहा होगा, उसके जो चारों बॉर्डर्स हैं ना वहाँ पे आपको रेड बैंड ऑफ नेटवर्क मिल रहा होगा। रेड बैंड्स हैं, रेड बैंड, और बीच में आपको स्केली स्किन मिल रही है। इस तरह करके पूरी स्किन पे ये बैंड्स रेड और बीच में स्केली स्किन, ये इसकी अपीयरेंस होती है, दैट इज नोन एज क्रेजी पेविंग अपीयरेंस एंड द रिवर बैड अपीयरेंस।
Then we have discoid eczema, that is also known as nummular eczema. Discoid is basically coin shape. So नाम ही बताएगा कि ये किस तरीके की appearance दे रहा है, coin shape होगी. जो कॉमन होता है ये एडल्ट मेल्स में होता है. लिम्स दैट इज द डॉट्स ऑफ द हैंड, हैंड का रीजन बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है, अदरवाइज ये फुट पर भी हो सकता है. करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, कॉइन शेप्ड लीजन्स बन रही होती हैं, डिस्क लाइक लीजन्स बन रही होती हैं. देन वी हैव अ पोम्फोलिक्स एक्जिमा. ये याद रखना है आपने, निकल एलर्जिक इंडिविजुअल्स में मिलेगा. ऐसे लोग जिन्हें निकल कंटेनिंग किसी भी सब्सटेंस से एलर्जी है, उनमें ये लीजन्स, ये एक्जिमा बनता है. फिंगर्स, पाम, सोल्स वगैरह का रीजन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है, इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन मिल रही होती है. देन वीनस स्टेसिस इन एक्जिमा, ये मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन में भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया था. बेसिकली वीनस स्टेसिस, वीनस या फिर स्टेसिस एक्जिमा इसे कहा जाता है. इसमें क्या हो रहा था, वीनस इनसफिशिएंसी हो रही होती है. होता क्या है कि इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें क्या होता है कि आपकी नॉर्मली डीप वेन्स जो होती हैं वो लेकर जा रही होती हैं ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट. होगा क्या कि डीप वेन्स में कोई ब्लॉकेज है या ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ब्लड ऊपर नहीं जा पा रहा, तो वो क्या करती हैं, अपने ब्लड को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती हैं इनटू द सुपरफिशियल वेन्स. तो डीप वेन से ब्लड कहाँ जाएगा, सुपरफिशियल वेन्स में जाएगा. और सुपरफिशियल वेन्स में आने की वजह से जो वेरिकोस वेन्स होती हैं ना, वो बहुत प्रोमिनेंट होकर नज़र आती हैं. और ये इसीलिए मीडियल साइड ऑफ द लेग एंड एंकल को इन्वॉल्व कर रहे थे. इसकी साइड क्या होती है, लोअर लिम्ब होती है. लेग और एंकल का रीजन होता है, उसकी भी मीडियल साइड. और ये जब हमारे पास इस तरीके से ब्लड सुपरफिशियली मूव करना शुरू हो जाएगा, दैट विल कॉज व्हाट, वीनस हाइपरटेंशन. तो इसकी जो कॉज होती है दैट इज़ वीनस इनसफिशिएंसी, कि वीनस रिटर्न नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वीनस हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है. वेसल्स डायलेटेड मिल रहे होंगे, ब्राउनिश अपीयरेंस दे रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द हिमोसिड्रन पिगमेंट ऑफ द स्किन. इसके अलावा पेरिफेरल एडिमा और अल्सरेशन भी मिल रहा होता है आपको इन दीज पेशेंट्स. इसकी ट्रीटमेंट में आपने कंप्रेशन बैंडेजेस करनी होती हैं, और उससे पहले आपने जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन करनी होती है दैट इज़ द एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स, के आर्म का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिलेटेड टू द एंकल ब्रेकियल, और एंकल का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको मेजर कर रहे होते हैं आप इसमें. सो इसमें आपकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ द कंप्रेशन बैंडेजेस और इन्वेस्टिगेशन ABPI. देन एट लास्ट वी हैव अ सेबोरिक डर्मेटाइटिस. जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है ये उन स्किन एरियाज को इन्वॉल्व कर रहा होता है दैट आर रिच इन सेबेशियस ग्लैंड, क्योंकि इसका रिलेशन होता है, इसके पैथोजेनेसिस में आ जाता है कि सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है. नाउ ये कौन सी साइड को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा होता है, दैट इज़ द स्कैल्प. स्कैल्प को मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व कर रहा होता है. स्कैल्प का जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज़ द कॉमन क्लिनिकल फीचर में डैंड्रफ ऑफ द स्कैल्प आ रहा होता है. इसके अलावा फेस एंड चेस्ट आर द अदर साइड्स. इन्फेंटाइल सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, एडल्ट सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है. इन्फेंटाइल जो होता है 3 मंथ से 1 ईयर को बच्चे को अफेक्ट कर रहा होता है. इसमें जो क्लासिकली आपको मिल रहा होता है दैट इज़ द क्रेडल कैप. आपने ये जो रेड से लिखा हुआ है ये याद रखना है. क्रेडल कैप क्या होता है, येलोइश अडहेरेंट क्रस्ट या स्कील्स बन जाना ऑन द स्कैल्प. पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि येलोइश कलर की क्रस्टिंग हो जाती है स्कैल्प पे, दैट इज़ अ क्रेडल कैप. एडल्ट सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो होता है ये मेलासेजिया ईस्ट के इन्फेक्शन को इन्वॉल्व कर लेता है. मेलासेजिया ईस्ट क्या करता है, फॉलिकुलाइटिस करवा देता है, यानी हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन करवा देता है. और ये अपर ट्रंक, चीक एरियाज, स्कैल्प रीजन्स को अफेक्ट कर रहा होता है, वहाँ पर प्रेजेंट हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट कर रहा होता है मेलासेजिया ईस्ट. इसके अलावा पेटल या रिंग शेप्ड फ्लैकी पैचेस भी मिल रहे होते हैं ऑन द इंटीरियर चेस्ट. तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस में आपने इन्फेंट्स में याद रखना है क्रेडल कैप, जबकि एडल्ट में आपने मेलासेजिया फॉलिकुलाइटिस यानी मेलासेजिया ईस्ट इन्फेक्शन याद रखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट सेबोरिक डर्मेटाइटिस. होप सो आपको समझ आया होगा. और यहाँ तक हमने एंडोजीनस एक्जिमा कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं एक्सोजीनस एक्जिमा.